नमस्कार। और आप सभी का बहुत स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला है। आज की जो बातचीत है वो मूलतः पत्रकारिता और आज की जो स्थितियां हैं और कैरियर की जो संभावना है उसको लेके हम करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पत्रकारिता बहुत ही चमकदार, बहुत ही शानदार कैरियर है और आज के समय में मीडिया का जिस तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, महत्व बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला ये क्षेत्र है। और जब आप देखेंगे, लिस्टिंग करेंगे, जब हम उसको मीडिया पत्रकारिता कहते हैं तो खैर छोटी दुनिया बनती है। जब हम उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, तो 400-500 प्रकार की नौकरियां बनती जो मीडिया का आदमी करता है या मीडिया का विद्यार्थी करता है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी नई नई चीजें ईजाद हो रही हैं, जैसे एआई की बहुत चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसने भी मीडिया की कार्यप्रणाली को बहुत ही परिवर्तित किया है, सरल बनाया है, नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं और एक तरह से एआई के माध्यम से सामग्री का निर्माण करना, उपभोक्ता का डेटा विश्लेषण करना और दर्शकों की पसंद का कंटेंट तैयार करना, ये भी बहुत आसान हो गया है। खासतौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम सामग्री निर्माण और संपादन की बात कर रहे हैं, तो एआई संचालित उपकरण जैसे जीपीटी है, उसके जो मॉडल्स हैं और इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके माध्यम से बहुत सारा काम कर रहे हैं। और इसके नाते ये हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका बहुत समय वक्त बचता है, क्योंकि वो नए तरह की से चीज़ों को कर पाते हैं। और इसमें हम कई बार ये भी कर पाते हैं कि एआई एल्गोरिदम के माध्यम से सर्च और ब्राउजिंग आदतों का विश्लेषण करके व्यक्तिगत आधार पर व्यक्ति की पसंद के आधार का भी हम डाटा तैयार करते हैं, विज्ञापन तैयार करते हैं, क्योंकि अपनी पसंद का कंटेंट हर आदमी देखना चाहता है। अभी समय ये आ गया है कि व्यक्तिगत पसंद के आधार पर भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे, आपने किसी खास तरह का विज्ञापन सर्च किया, उसी तरह के विज्ञापन उस एल्गोरिदम के माध्यम से आपको लगातार दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी आप जो चाहते हैं, एक जमाने में अखबारों में जो क्लासिफाइड्स के पेज हुआ करते थे, उस पर लिखा रहता था न्यूज यू कैन यूज। तो अब व्यक्तिगत जो पसंद आपकी, वो मशीन पहचानती है और उसी तरह आपके पास वो उसको प्रस्तुत करना शुरू कर देती है। तो एक बहुत बदले हुए समय में हम रह रहे हैं, जब बहुत सारे अवसर हैं, काम करने के बहुत सारे संसाधन हैं, इस प्रकार की विधियां, इस प्रकार के संसाधन, इस प्रकार के उपक्रम हमारे पास हैं, जिनके माध्यम से हमारा काम बहुत सरल हो गया है। पर मूल बात यह है कि ये जो समय है, ये समय क्रिएटिविटी और आइडियाज का है। जिसके पास नए विचार होंगे, मशीनीकृत विचार नहीं, मशीन से अर्जित किया विचार नहीं, मशीन भी क्योंकि लिख रही है, मशीन भी बोल रही है, मशीन एंकरिंग भी कर रही है, पता होगा आपको, है ना। अब तो यही एंकर्स खड़े कर दिए गए बाजार में। तो मशीनीकृत जो संसार है या मशीन के द्वारा जो लिखा जाने वाला साहित्य है या उसके द्वारा की जाने वाली जो कंटेंट जनरेशन है, उसके अलावा क्या हम मौलिक कंटेंट जनरेशन में सफल हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे पास क्या एक मौलिक भाषा है, क्या हमारे पास एक मौलिक विचार है? क्योंकि क्या होता है, जैसे हमें किसी चीज के बारे में कहा जाता है इस पर आप लिखिए, अचानक हमारे हाथ हमारे मोबाइल पर जाते हैं और अचानक हम उससे संबंधित चीजों को सर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे उससे संबंधित चीजों को आप सर्च करना शुरू कर देते हैं, आपका मन उसी प्रकार का बन जाता है, जो बना बनाया कंटेंट है उसकी तरफ आप चले जाते हैं। तो जो एक आपका मौलिक विचार जो है कि मौलिक भाषा आपकी, वो नष्ट हो जाती है। तो कई बार हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि हम पढ़ने की आदत डालें। देखिए, भाषा सिखाने का दुनिया में कोई स्कूल नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं अभ्यास से, पर आप भाषा नहीं सीख सकते अभ्यास से। भाषा जो है आपको अर्जित करनी पड़ती है। भाषा सिखाने का कोई स्कूल नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। भाषा सीखने का एक ही तरीका है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। एक्सरसाइज करिए, अच्छी भाषा सीखिए और वो भाषा आपकी पूरी जिंदगी में काम आती है। देखिए, कम्युनिकेशन होता किसके तल पे है? कम्युनिकेशन तो भाषा पे चलता है। आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, अंततः भाषा ही आपको रोजगार देती है, भाषा ही आपको समर्थ बनाती है। भाषा अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। आप सोचिए, जो जिस व्यक्ति के पास कोई भाषा ना हो और एक व्यक्ति के पास 7-8 भाषाएं हो, कौन बड़ा आदमी है? जिसके पास ज्यादा भाषा है, जो ज्यादा भाषाएं जानता है। क्योंकि जैसे आपके पास 1000 रुपए है तो आप हजारपति हैं, लाख रुपए आप लखपति हैं, करोड़ रुपए तो आप करोड़पति हैं। आपके पास एक भाषा है तो आप हजारपति हैं। जैसे आपका 2 भाषा हुई तो आप लखपति हो गए, 3 भाषा हुई करोड़पति हो गए, और ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए। भाषा यानी आपकी एक शक्ति है। भाषा एक नई खिड़की, नई दुनिया आपके लिए खोलती है। हाँ ठीक है, मशीन जो है भाषाओं के बंधनों को भी खत्म कर रही है,
इस भाषा में लिखा हुआ आप उस भाषा में पढ़ सकते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी ऐसे इंतजामात हो जाए कि भाषा का बैरियर ही खत्म हो जाए, पर भाषा का बैरियर खत्म होने के बावजूद ही भाषा नहीं खत्म होगी, क्योंकि जब मूल भाषा में जब आप काम करते हैं और एक अनुवाद की भाषा को आप जब पढ़ते हैं, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए 1, 2, 3 भाषाओं का अभ्यास करना। कम उम्र में भाषा सीखना आसान होता है, ये ध्यान रखिए। जितनी आपकी कम आयु है, उतनी जल्दी आप दूसरी भाषा में प्रवाह कर सकते हैं, घुस सकते हैं। जितने आप ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे, उतना आपको सीखने में समय लगता है, क्योंकि नया दिमाग ज़्यादा ओपन होता है। तो इसलिए सीखने की तैयारी करिए कि हमें एक बहुत अच्छी भाषा सीखनी है। 2-3 भाषाएं जब हम सीखते हैं, तो हमारे अनुभव के द्वार बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मानिए किसी टेक्स्ट को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मेरा हिंदी का अभ्यास है। मानिए मुझे बांग्ला भाषा मैंने सीखी अभ्यास पूर्वक, और बांग्ला का मूल टेक्स्ट में मुझे पढ़ना आ गया, तो एक पूरी नई दुनिया मेरे लिए खुल जाएगी। बांग्ला की फिल्में, बांग्ला का लिटरेचर, बांग्ला का उपन्यास, बांग्ला की कहानियां, बांग्ला की कविताएं, बांग्ला के साहित्यकार, बांग्ला की प्रदर्शन कलाएं, सब कुछ हमारे लिए खुल जाएगी। एक नई दुनिया हमारी जिंदगी में अचानक प्रवेश कर जाएगी। मानिए मैं संस्कृत सीख जाऊं, पूरा भारतीय वाङ्मय संस्कृत में भरा पड़ा है, और उसका मैं आचार्य हो जाऊंगा, तो एक मेरे पास ज्ञान विज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाएगी। भाषा इस तरह ज्ञान की खिड़कियां खोलती है। मैं अंग्रेजी सीख जाता हूं, मैं दुनिया के बहुत सारे अनुभवों से साक्षात्कार कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें मेरे लिए बहुत सहज हो जाएंगी, जो कल तक बहुत कठिन थी, क्योंकि मूल टेक्स्ट उसका अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, जनसंचार के विद्यार्थियों को भाषा सीखने पर बहुत जोर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्कूल भाषा सिखा नहीं रहे हैं, बड़ी भ्रष्ट भाषा लेकर के हम आ रहे हैं, और वही भाषा मीडिया में लेके जा रहे हैं। तो कई बार हम कहते हैं मीडिया की भाषा बड़ी खराब है। मीडिया की भाषा खराब नहीं, हमने भाषा सीखी नहीं, हमने उनको भाषा सिखाई नहीं। हमारी जो जनरेशन आ रही है वो भाषा सीख के नहीं आ रही है, वो आधी अधकचरी भाषा सीख के आ रही है, वही मीडिया में रिफ्लेक्ट होता है। फिर हम कहते हैं मीडिया खराब है। मीडिया तो टूल है भाई, कोई टूल खराब कैसे हो सकता है? ये माइक मेरे इस पर लगा हुआ है, सामने लैपटॉप रखा हुआ, मैं कहूँ ये लैपटॉप बड़ा खराब है। ये लैपटॉप खराब नहीं है, आदमी खराब जिसके पीछे बैठा हुआ है। ये माइक खराब नहीं है, इसकी अकल कम है, तो उस अपनी अकल की बातें कर रहा है जितनी इसके पास अकल है। इसलिए टूल्स को गाली नहीं देनी चाहिए। टूल्स कभी दोषी नहीं होते, कभी माइक दोषी नहीं होता, बोलने वाला दोषी होता है। उस पर डॉक्टर कलाम बोलेंगे, वो माइक बहुत अच्छी प्रोडक्शन करेगा, उस पर कोई खराब व्यक्ति जाएगा, खराब प्रोडक्शन करेगा। इसलिए कई बार हम टूल्स को बहुत कहते हैं। मीडिया अपने आप में टूल है। मीडिया जो आप कह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसको ज्यादातर लोगों को पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, मीडिया सिर्फ एक टूल है जो आपकी बात को ज्यादा बड़ी दुनिया तक लेकर के जाता है। इसलिए इस टूल का हमें अगर सही सतर्क इस्तेमाल करना है, अच्छा इस्तेमाल करना है, जनता के लिए इसका इस्तेमाल करना है, देश की और दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है, तो हमें अपनी क्वालिटीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस प्रकार के मानव संसाधन तैयार करें, इस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें जो इस मीडिया को आगे लेकर के जाए। ज्ञान का मामला क्या है? ज्ञान का मामला यह है कि ज्ञान जहां छोड़ा गया वहां से उसको लेके जाना आगे। हमने जो कुछ अर्जित किया है, हमने जो कुछ पाया है, अपनी पुरानी पीढ़ियों से पाया है। अब मेरी जिम्मेदारी यह है, वो जहां पर उसको छोड़ करके गए हमारी पत्रकारिता को, उसको वहां से मैं आगे लेके जाऊं, और जहां मैं छोड़ के जाऊंगा वहां से आपको उस मसाल को पकड़ना है, उसको वहां से आपको आगे लेकर के जाना है। ये जिम्मेदारी है हमारी। नहीं तो ज्ञान तो ठहर जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि हमारे तो ऋषि मुनि सब लिख चुके, हमारे पुराने पत्रकारों ने सब लिख दिया, अब हमें लिखने की क्या जरूरत है? तो ज्ञान वही ठहर जाएगा। ज्ञान का हमेशा विस्तार होता है। नई पीढ़ी ज्ञान की युगानुकूल व्याख्या करती है, अपने समय के चैलेंजेस पर विचार करती है और ज्ञान का विस्तार करती है। तो ये बहुत एक आवश्यक चीज है कि हम अपनी चीजों को लेकर के आगे जाएं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बहुत समृद्ध और बड़ी अच्छी भाषा के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो पहली जो आपकी जिम्मेदारी है कि हमें बहुत अच्छी भाषा सीखनी है। क्या जिम्मेदारी है? अच्छी भाषा सीखनी। दूसरी जो जिम्मेदारी है कि हमें एक नई तरह की क्रिएटिविटी के साथ समाज के साथ संवाद करना है। हर व्यक्ति नए विचारों से प्रभावित होता है, ध्यान रखिए आप, जिसको हम पैकेजिंग कहते हैं। कि बहुत सारे शायर दुनिया में हैं, जिसका दिल तोड़ता है वो शायरी शुरू कर देता, कविता शुरू कर देता है। बहुत सारे शायर दुनिया में हैं, पर ये कहा गया कि गालिब का अंदाजे बयां और, कहा गया ना कि गालिब का है अंदाजे बयां और। ये जो अंदाजे बयां है ये हमको सीखना है। बात को इस तरीके से कहना है कि दिल पे लग जाए, दिल को छू जाए और वो आदमी, उसकी बात अमर हो जाए। तो हमें अंदाजे बयां सीखना है
क्रिएटिविटी सीखनी है। क्रिएटिविटी सिखाने का भी कोई स्कूल नहीं है, ये भी अभ्यास से आती है। दुनिया के जो भी ये काम है मीडिया से जुड़े हुए, ये सब जो है अभ्यास से ही आते हैं, ये ध्यान रखिए। लगातार आप करते हैं। भाषा जिंदगी में कैसे उतरती है? पढ़ना लिखना बोलना सुनना, पढ़ना लिखना बोलना सुनना। और कोई अभ्यास है क्या? पढ़ो लिखो बोलो सुनो। पांचवा कोई विधि बताइए आप, कोई कैप्सूल तो आता नहीं है कि लीजिए ये आपको मैं जंतर देता हूं, उसको पहन लीजिए, आपको आपकी जर्मन अच्छी हो जाएगी, आपकी फ्रेंच अच्छी हो जाएगी, आपकी बंगला अच्छी हो जाएगी, आपकी तमिल अच्छी हो जाएगी। ऐसा होता तो मैं खुद वो जंतर पहन लेता, मैं आपको क्यों देता? तो भाषा का तरीका यही है, पढ़ो लिखो बोलो सुनो। पढ़ो लिखो बोलो, पढ़ो लिखो बोलो सुनो। इससे भाषा आपकी जिंदगी में उतरती है। और क्रिएटिविटी भी ऐसे उतरती है। जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते सुनते हैं, वही नहीं रह जाते जो आप हैं। जैसे जब आप इस क्लास से निकलेंगे, जो कोई बहुत बड़े आदमी क्लास नहीं है, कोई डॉक्टर कलाम की क्लास थोड़ी हो रही है, न मोदी सर की क्लास, सामान्य आदमी क्लास है, जो शिक्षक है। इस क्लास से जब आप निकलेंगे, आप वही रहेंगे जो अंदर आए थे। कुछ तो अपग्रेड हो जाएंगे। जो नहीं सुन रहा वो भी कुछ लेके जाएगा, क्योंकि हर कम्युनिकेशन, हर पार्ट कुछ ना कुछ दे करके जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बेकार की बातें भी कुछ सिखाती हैं, बहुत बुरी यात्राएं भी हमें कुछ अनुभव देके जाती हैं, बहुत अच्छी यात्राएं भी अनुभव देके जाते हैं। यानी कि जब आप कुछ लिखते, पढ़ते, सुनते हैं, तो आप अपने आप को समृद्ध करते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि जो चीज जहां छोड़ी गई है, वहां से लेकर के जाना है आगे। अगर वही ठहर गए या उसी चीज को आप पुनरुत्पादित कर रहे हैं, फिर से उसी चीज को कहना, नहीं चलेगा। ये राम राम नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसमें आपको आगे बढ़ना है। क्रिएटिविटी का मतलब ही है कुछ नया करना, तभी तो क्रिएटिविटी है। वरना उसका नाम क्रिएटिविटी क्यों होता? उसका नाम अनुवाद होता, पुनरुत्पादन होता, पुनः पुनः कहना, पुनः कथन हो जाता। वो क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी का मतलब है जो पहले नहीं हुई, जो पहले नहीं घटा, वो जब आपने किया तो क्रिएटिव हो गया। कुछ आपने नया किया। नया कैसे होता है? हमें आता तो हम आपको बताते हैं, हमें भी नहीं पता कि नया कैसे होता है। नया कैसे होता है? नए तरीके से आप कैसे कह सकते हैं? भाषा के साथ आप कैसे खेलते हैं? जब भाषा आपकी हो जाती है तो भाषा पर आपका अधिकार हो जाता है। भाषा आपको क्या देती है? भाषा आपको अधिकार देती है, भाषा आपको कॉन्फिडेंस देती है, आत्मविश्वास। अगर एक बार आत्मविश्वास आ गया कि मुझे इस भाषा पर कॉन्फिडेंस है, इस भाषा का मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूं, तो अपने आप भाषा आपको इतना आत्मविश्वासी बना देती है, आपका झूठ भी सच दिखने लगता है। जो आप बोलेंगे इतने अधिकार से बोलेंगे, शब्दों को इतने प्रभावी तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे। ठीक है। पर इसके साथ साथ जो अगला विषय है भाषा क्रिएटिविटी के बाद अगला जो है वो है संवेदना। कोई भी लिटरेचर, कोई पत्रकारिता, कोई कम्युनिकेशन बिना संवेदना के सफल नहीं होता। आपको ये लगे कि आदमी मेरा बुरा करने आया है तो आप यहां बैठोगे, या मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है तो आप सुनोगे? अभी आप क्लास छोड़ के जाओगे। संवेदना का मतलब है कि सामने वाले को भरोसा हो जाए कि ये आदमी जो कह रहा है सच कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है, मेरे भले के लिए कह रहा है। अकबर इलाहाबादी साहब ने एक शेर लिखा है, त्रिपाठी जी। अकबर इलाहाबादी ने लिखा है कि दर्द को दिल में जगह दो अकबर। क्या लिखा है? दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। इल्म का मतलब है कि आपको गुण, जैसे पत्रकारिता की आपकी कक्षाएं 2-3 साल 4 साल चलेंगी, यानी कि इल्म आपको मिल गया। गुण, हुनर, कौशल, जिसको कहते हैं कौशल विकास, जिसमें सरकार बहुत जोर दे रही है, कौशल तो आपको मिल गया अच्छा लिखने का, अच्छी भाषा भी आपने सीख ली। इससे आपको शायरी नहीं आ जाएगी, इससे आपको पत्रकारिता आपकी आसान नहीं हो जाएगी कि आपने बहुत अच्छा हुनर सीख लिया, खूब अच्छी टाइपिंग सीख ली, ट्रांसलेशन सीख लिया, अच्छे आपको इंट्रो लिखने सीख लिया, आपने अच्छा फीचर लिखना सीख लिया तो आप बहुत बड़े कम्युनिकेटर हो जाएंगे। गलत फहम मत रहिए। तो अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा? दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। यानी अगर दिल में दर्द नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, समाज की समझ नहीं होगी, समाज की पीड़ा को आप नहीं जानते, समाज के दुख दर्द को आप नहीं जानते, उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, तो इल्म से शायरी नहीं होती, तो इल्म से पत्रकारिता भी नहीं होती। ये इल्म लेकर के आपको, ये इल्म किसी काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए अपने समाज की समझ, अपने समाज के प्रति संवेदना, अपने समाज के प्रति प्रेम, ममता,
सहानुभूति, समानुभूति, ये जब हमारे अंदर आती है, हमारी अभिव्यक्ति में अपने आप ताकत आ जाती है, हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी लगने लगती है, हमारी अभिव्यक्ति ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसको पावरफुल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो ताकत आपकी बात में आ जाएगी कि लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी खड़ी होगी, आप एक क्रेडिबल व्यक्ति हो जाएंगे। कि कम्युनिकेशन का ये भी बहुत बड़ा है कि आप जो कह रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं क्या जीवन में, कि या सिर्फ कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं। आप देखते होंगे इतनी सारी धार्मिक कथाएं रोज होती रहती हैं, हमारे संत पुरुष, हमारे धर्मगुरु, कथावाचक, मौलाना, पादरी सब अच्छी बातें कर रहे हैं, पर समाज पर उसका कोई असर हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, ये कथा है, कथा समाप्त हो जाएगी, तो कथा में हम अंत में क्या कहते हैं? जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो अच्छी पूड़ी दही सब भगवान को चढ़ाया, खीर उर बना के, और अंत में हम भगवान को बोलते हैं कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, हे प्रभु जो कुछ आपने दिया आप ही को समर्पित है। कथा के अंत में हम क्या कहते हैं कि गुरु जी ने जो कुछ ज्ञान दिया, मौलाना साहब ने जो भी ज्ञान दिया, पादी साहब ने जो कुछ ज्ञान दिया, प्रभु आपने जो कुछ दिया आप ही को समर्पित है। तो कई बार जो है इस प्रकार का होता है कि हम कुछ लेकर के नहीं निकलते वहां से। तो संवेदना बहुत जरूरी है। संवेदना से आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें असर आता है, जिसको बात में असर आना, ठीक है, आपकी बात में असर आ जाता है, आप जो कहते हैं उसको ध्यान से सुना जाता है। क्योंकि जर्नलिज्म की पहली चीज है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता। आप जो कह रहे हैं वो क्रेडिबल है, आप जो कह रहे हैं वो विश्वसनीय है, आप जो कह रहे हैं वो सच है। पूरी पत्रकारिता ही सत्यान्वेषण की यात्रा है, सत्य की खोज करने के लिए पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिए, सच कहना है। हिंदुस्तान का पहला पत्रकार है, उसका नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या नाम है? जिसने हिक्की गजट निकाला। उसने क्या किया? अंग्रेज था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ ही लिखता था। वायसराय का बाजा बजा के रखा उसने, बैंड बजा दी उसने उसकी, है ना, यही लैंग्वेज आप बोलते हैं, बैंड बजा दी उसकी। सच लिखा उसने, गुस्सा था वो अंग्रेज सरकार से, उसने सच लिखा। उसके बाद पूरी एक यात्रा है पत्रकारों की जिसमें लोगों ने सच लिखा। हिंदी का पहला अखबार निकला जिसका नाम है उदंत मार्तंड, युगल किशोर शुक्ल जी ने निकाला 1826 में 30 मई को। युगल किशोर शुक्ल क्या लिखते हैं अपने पहले संपादकीय में? पहले पन्ने पर जो संपादकीय लिखा उन्होंने लिखा, उद्देश्य क्या है हमारी पत्रकारिता का? हिंदुस्तानियों के हित के हित। क्या उद्देश्य हमारी पत्रकारिता? ये संवेदना है ना, उनके अंदर अपने समाज के प्रति संवेदना थी, इसलिए उन्होंने ये वाक्य लिखा, हिंदुस्तानियों के हित के हित। यही हमारी पत्रकारिता का एक तरह से संकल्प है, ये हमारी पत्रकारिता का मंत्र है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मंत्र है ये, कि हमें जो पत्रकारिता करनी है वो हिंदुस्तानियों के हित के हित करनी है, लोगों का हित करना, लोगों का कल्याण करना। कोई भी कम्युनिकेशन सफल तब होता है जब वो लोगों के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, जिसको आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य का उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं कि साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है, लोक मंगल करना। लोक मंगल का मतलब क्या हुआ? लोक जानते हैं क्या होता है? लोक इज नॉट फोक, फोक लोक अनुवाद नहीं है। लोक में ये पूरी सृष्टि है, ये सारे पेड़ पत्ते, नदियां, पहाड़, वनवासी, नगरवासी, शहरवासी, जीव जंतु, सांप, गोजर, बिच्छू सब आते हैं उसमें, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये एकात्म है। ये सारी सृष्टि बनकर के लोक बनती है, ठीक है, इसमें विभाजन नहीं है, शहर वाला, गांव वाला, जंगल वाला। अब आप देखिए कितने अद्भुत शब्द हैं और कैसे अपमानित करते हैं शब्द हमारी ही परंपरा को। हमने एक शब्द लिखा नागरिक, क्या कहा? जो नगर में रहे वो नागरिक, और जो गांव में रहे वो गंवार, जो जंगल में रहे वनवासी। मतलब शहर में रहने वाले हमने थोड़ा अपग्रेड कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है, सब समान है। वो जंगल में रहता हो, गिरिवासी हो, वनवासी हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, सब है, सबका दर्जा समान है, सब लोग समान है। नगर में रहने से आप ऊंचे नहीं हो जाते, गांव में रहने से आप नीचे नहीं हो जाते, ठीक है, कि सब इस सृष्टि का हिस्सा। इसलिए हमने लोक मंगल की बात की। पत्रकारिता का उद्देश्य भी लोक मंगल है। साहित्य का ही एक स्वरूप पत्रकारिता है, जिसमें आप लिखते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, सब प्रकार का जो न्याय है वो लोगों को मिले, एक लोकतंत्र मजबूत हो। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का पार्टिसिपेशन। अन्य जो राज्य व्यवस्थाएं हैं उनके बदले
हमने डेमोक्रेसी को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दे रखा है? कोई डेमोक्रेसी कोई ईश्वर की दी गई व्यवस्था थोड़ी है, हम ही ने बनाई है। पर डेमोक्रेसी सिर्फ इसलिए हमने इंपॉर्टेंस दिया डेमोक्रेसी को दुनिया की सब व्यवस्थाओं के मुकाबले, राजतंत्र है, ऑटोक्रेसी है, सबके मुकाबले इसलिए दिया कि डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेंस होता है, आपका हस्तक्षेप होता है। आप इस क्लास में बैठे हैं, आप में से भी कोई जनप्रतिनिधि बन सकता है, वो किसी भी स्तर पर जाके बैठ सकता है। आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, भारत के राष्ट्रपति, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखिए, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, कहां से लोग पहुंचे। सामान्य घरों से निकले हुए लोग शिखर पर चले जाते हैं। ये डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, राजतंत्र नहीं है। ये राजतंत्र में संभव है क्या? वहां राजा का बेटा ही राजा होगा, दूसरा नहीं हो सकता। पर डेमोक्रेसी में सामान्य आदमी को भी ताकत दी जाती है, डेमोक्रेसी में सामान्य आदमी की आवाज भी सुनी जाती है। अच्छी डेमोक्रेसी वो मानी जाती है जहां अकेली आवाज भी सुनी जाए, अकेली आवाज। हाउस में आप अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी के, आपकी भी बात सुनी जाएगी उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से। डेमोक्रेसी में हमने व्यवस्था की कि लीडर पोजीशन को भी कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे के रखा। सरकार की नुक्ताचीनी करने के लिए, सरकार की आलोचना करने के लिए उस व्यक्ति की नियुक्ति है, जो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, समान रैंक है, जो मिनिस्टर्स को रैंक है वही लीडर पोजीशन को रैंक। ये हमारी डेमोक्रेसी की व्यवस्था है। इस डेमोक्रेसी को हमको समझना कि लोकतंत्र कैसे साकार होता है, लोकतंत्र में न्याय कैसे मिलता है लोगों को, लोकतंत्र में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। लोकतंत्र लोगों की पार्टिसिपेशन से ही सफल हो सकता है, ध्यान रखिए। एक उदासीन समाज में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अभी भी हम देखिए हिंदुस्तान में 50%, 55% वोटिंग पे अटके हुए हैं। आज भी अच्छे अच्छे इलाकों में जितने पढ़े लिखे इलाके हैं उतनी कम वोटिंग, जितना कम पढ़ा लिखा समाज वहां उतनी ज्यादा वोटिंग। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपने डेमोक्रेसी को मजबूत करना, और डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कारण मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम जागरूकता पैदा करते हैं उन मुद्दों के प्रति जिन मुद्दों से लोगों को जोड़ना चाहिए। ये छोटी छोटी मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक तरफा व्याख्यान न दूं, आप पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। ये अब सेशन आपके लिए ओपन कर रहा हूं, मुक्त हैं आप। पत्रकारिता, मीडिया, भाषा, जिस विषय में भी आप प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। जो भी छात्र प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछने के साथ में ही अपना एक परिचय भी दें, अपना नाम और अपनी जो भी किस क्लास से आप हैं उसका भी जिक्र करें, ठीक है? Hello, sir. Sir, my name is Mohammad Sahil Lak and I am from first year of Mass Communication Bachelor's. So I wanted to ask, sir, how is print media like? Because I've seen you have worked in Dainik Bhaskar, sir. So how is the experience there in print media? देखिए, प्रिंट मीडिया ही पत्रकारिता का एक तरह से प्राण है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है या दुनिया के तमाम जो देश है वो छपे हुए शब्दों पे बहुत भरोसा करते हैं। जो चीज डॉक्यूमेंट हो गई, जो चीज लिख दी गई, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में था, अखबार में संपादक, तो लोग कहते थे देखे भैया पेपर में छपे हुए, मतलब पेपर में छप गया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो छपे हुए शब्दों पे लोगों की बहुत आस्था है, ठीक है। पर मेरा ये मानना, जब अखबार नहीं थे तो भी कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन तो जब से आदमी आया तब से हो रहा है। संकेतों में हुआ, उसमें हुआ, लिपियों पे लिखा गया, पत्थरों पे लिखा गया, पत्तों पे लिखा गया, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। पर जब प्रिंट की सुविधा हो गई तो यह है कि लोगों की बहुत आस्था है। दूसरी बात, हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है दुनिया का जिसने अपनी आजादी की लड़ाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से लड़ी। दुनिया के किसी भी आजादी के आंदोलन में तमाम मुल्क गुलाम रहे, उसमें इतना बड़ा रोल जर्नलिज्म का नहीं है। तो क्योंकि हमारे जो देश के बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, माधवराव सप्रे हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अखबार निकाला। तो सारे जितने प्रमुख लीडर आप देखेंगे आजादी के आंदोलन के, सबने अखबार निकाले हैं। तो एक तरह से अखबार को हमारे यहाँ समाज सुधार, लोकतंत्र की स्थापना, आजादी की स्थापना, लोगों को न्याय देने का एक तरह से वाहक मान लिया गया। तो इस नाते अखबारों के प्रति समाज की आस्था, अन्य जो माध्यम है मीडिया के, उनके प्रति अगर उनसे आप तुलना करेंगे तो अखबारों के प्रति लोगों का फेथ ज्यादा है, ज्यादा क्रेडिबल है। जैसे आज डिजिटल मीडिया केज आ गया, आज डिजिटल मीडिया बहुत लोकप्रिय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पर डिजिटल मीडिया बहुत लोकप्रिय है, पर डिजिटल मीडिया क्रेडिबल नहीं। आप समझिए, जर्नलिज्म बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी। जर्नलिज्म चलता है क्रेडिबिलिटी से, जर्नलिज्म चलता है विश्वसनीयता से। तो आप देखेंगे लोकप्रिय तो आप हो सकते हैं। सिनेमा ज्यादा लोकप्रिय कौन है? सिनेमा की हीरो ज्यादा लोकप्रिय है। डिजिटल मीडिया बहुत लोकप्रिय है, पर प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी के मामले में आप देखेंगे, विश्वसनीयता के मामले में आप देखेंगे, प्रिंट मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो बाकी माध्यमों से ज्यादा है।
नमस्ते सर। सर मेरा नाम पलक श्रीवास है। मैं बीए एमसीजे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर जैसे कि आपने बताया ये एआई अभी अभी जो एआई का समय चल रहा है, जैसे एआई है तो रोजगार के थोड़े जो अवसर हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। जैसे अगर ये प्रिंट मीडिया में है, जैसे आपने बोला कि एआई एंकरिंग भी होने लगी है, तो क्या उसमें हम लोगों का करियर भी कम होता जाएगा क्या? बात सही है कि एआई के नाते कुछ आपको दिख रहा है कि चैलेंजेस हैं, पर एआई के नाते बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। मतलब जैसे आज के ज़माने में जब कंप्यूटर आ रहा था तो हमारे समय के अनेक महत्वपूर्ण नेताओं ने कहा कि रोजगार खा जाएगा, पर आप देखिए कंप्यूटर के नाते कितने सारे रोजगार पैदा हुए। आज कंप्यूटर अपने आप में एक रोजगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और भारत की जो एक तरह से आर्थिक प्रगति हुई है, इवन नौजवानों को जो दुनिया भर के अंदर जो काम मिल रहा है उसमें भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में काम करने वाले लोगों का है। इसके अलावा आप जिलों जिलों में देखेंगे, छोटे छोटे स्थानों पर देखेंगे, कंप्यूटर ने कितने लोग रोजगार दिया है। फिर मोबाइल आया, कहा साहब ये भी गड़बड़ कर देगा। आज आप सोचिए सिर्फ मोबाइल बेचने, मोबाइल ठीक करने, मोबाइल एसेसरीज के लोग कितने सारे हैं जो उस काम में लगे हुए हैं। तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी आती है डराती तो है, क्योंकि हमें ये लगता है कि साहब जो है वही ठीक है। हम ये हिंदुस्तानी लोग थोड़ा यथास्थितिवादी हैं, चलन दो, जो चल रहा है वो चलता रहे, नई चीज से हम थोड़ा घबराते हैं। एक जमाने में कंप्यूटर जब आया तो अखबारों के अंदर आप पूछ रहे थे दैनिक भास्कर का पीछे कि क्या था, तो लोग बड़ा अपमानजनक मानते थे टाइपिंग करना। हमारे साथ में उस समय दैनिक भास्कर बिलासपुर में संपादक था, तो हमारे साथ के कुछ पत्रकार ये कहते थे कि हम टाइपिस्ट हैं क्या जो खबर टाइप करेंगे। हम टाइपिस्ट हैं, हमको टाइपिस्ट समझो क्या, हम नहीं करता इधर पे खबर, हम तो लिखूंगा। सब कलम के सिपाही थे, कलमवीर। आज आप बताइए 30 साल बीत गए इस बात को, 90 की बातें। आज कौन ऐसा है व्यक्ति जो टाइप नहीं करता? कौन हाथ से लिख रहा है? आज हाथ से लिखने के दे दो तो उनके लिए सजा है कि आपको 2 पन्ना हाथ से लिख के देना है। आखिरी बार एग्जाम में लिखा था, उसके बाद फिर अभी लिख रहे हैं आज। तो ये भी एक चीज है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो हमें बहुत डराती है। एआई आया डरा रहा है कि भाई नौकरी खा जाएगा, एआई एंकर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, पर उसके नाते रोजगार जो आएगा, एआई को भी कोई चलाएगा कि नहीं चलाएगा, कोई मैनेज करेगा नहीं करेगा। आज सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके कितने लोग नौकरी चला रहे हैं अपनी, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करते हैं। इतना बड़ी ये सब कंपनियां सोशल मीडिया चल रही, लोग नहीं लगते क्या? लोग तो लगते हैं। तो जो भी कुछ है वो नए रोजगार के द्वार खोलेगा। एक तरफ दिखेगा रोजगार जा रहा है, दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो रोजगार आ भी रहा है। तो हर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आती है, क्योंकि ये सारा ड्रामा है ये मनुष्य का रचा हुआ है, ध्यान रखिए, है ना। जैसे हमने शांति की बातें की खूब, पर हमने ही एटम बम बनाए। तो मनुष्य एक ऐसी चीज है जो अपने विकास और विनाश दोनों के इंतजाम तैयार रखता है। हम एआई लेके आए हैं तो एआई चलाएगा कौन? एआई थोड़े वो चलाएगा, हम ही चलाएंगे, ठीक है। उससे सुविधाएं हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको ज्यादा अपग्रेड होने की बात कही जा सकती है, पर एआई नौकरी खा जाएगा मैं ऐसा नहीं मानता। वो बहुत सारे क्षेत्रों में हमें सुविधाएं भी प्रदान करेगा, है ना, और हमारे काम में हम मदद ही करेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सर मेरा नाम विनीत सिंह, हम बीए फर्स्ट के साथ हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब आप एमसीयू जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ के सर कैसा वातावरण है पत्रकारिता का? तो जो व्यक्ति जहाँ नौकरी करता है उसके लिए उससे दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ बसे सो सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। तो जहाँ बसते हैं वो सबसे सुंदर शहर है। मैं पहले दिल्ली में रहता था 1 साल पहले, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल था आईएमसी का। तो दिल्ली दुनिया का सबसे अच्छा शहर था और आईएमसी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान था। अब मैं माखनलाल चौधरी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नौकरी करता हूँ। वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है और भोपाल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। आप झांसी में हैं, आपके लिए झांसी सबसे अच्छी जगह है, और ये विद्या का जो मंदिर है मुंडके विश्वविद्यालय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ही होना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर जैसा आपने बताया कि ये जो टाइम है ये क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज़ का है, और आपने जैसे बोला कि मास कम्युनिकेशन में 100+ करियर ऑप्शन है जिसमें से एक एडवर्टाइजिंग भी है,
और जिस तरह एआई इस समय अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो हम लोग एआई का कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ एडवर्टाइजिंग सेक्टर में करियर बनाने के लिए? अब आपको पहले एआई से जो भय प्राप्त हुआ है इस क्लास को, उससे पहले मैं मुक्त कर दूं। अब आपको मैं थोड़े आंकड़े बता दूं। मुझे पता था ये होगा। बेटी प्लीज। भारत विश्व में एआई के विकास और उपयोग के मामले में अग्रणी देशों में शामिल होने जा रहा है। अभी एआई के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया को समझा के आए हैं, आपने देखा होगा उनका लेक्चर। वर्ष 2024 में भारत का एआई बाजार लगभग $7 बिलियन तक पहुंच गया। अनुमान है कि 2025 तक यह $12 बिलियन तक बढ़ जाएगा। भारतीय एआई क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर CAGR 20 से 25% के आसपास है। वर्ष 2024 में भारत में एआई के क्षेत्र में लगभग 4 लाख पेशेवर काम कर रहे हैं। आप रोजगार जाने की बात कर रहे थे, पलक आप कर रही थी। 4 लाख पेशेवर काम कर रहे हैं, मतलब 4 लाख लोगों को तो रोजगार अभी मिल गया, जो 24 का डाटा है। सरकारी और निजी कंपनियों को मिलाकर एआई स्टार्टअप्स और अनुसंधान में भारी निवेश हो रहा है। 2025 तक एआई आधारित नौकरियों में 30% वृद्धि की संभावना है। भारतीय मीडिया कंपनियां एआई संचालित ट्रेड एनालिसिस, कंटेंट पर्सनलाइजेशन और विज्ञापन ऑप्टिमाइजेशन पर भारी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर रिलायंस, जियो और टाटा से बड़े कॉर्पोरेट मीडिया और एआई के समागम के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं। ये आप समझिए इस बात को कि ये दुनिया बन रही है। कई बार क्या सूचनाएं ना होने के नाते, जानकारी ना होने के नाते हमें चीजें डराती हैं। एआई आएगा, नौकरी खाएगा, एआई का नौकरी जाएगा। 4 लाख तो अभी दे के जा रहा है, 30% ग्रोथ दे रहा है। कौन सरकार दे रही भाई, बताइए ना मेरे को, इतनी ग्रोथ कौन दे रहा है? तो ये जो एक नया बिजनेस होता है उसमें, अभी ड्रोन में कोई इस समय जाएगा तो भूखा मरेगा। क्या बात करते हैं आप? शादी में हम ड्रोन नचा रहे हैं जैसे वीडियो कैमरे चल रहे थे, ये मोबाइल कैमरे चल रहे थे। एक जमाने में रील वाले कैमरे चलते थे, खाली फुल चमकाता रहता था, फोटो खींचता नहीं था है? अभी तो गाना ही आ गया, खिंचे खिंचे। कौन सा गाना आया पिक्चर में, सुना आपने? तो क्या है कि जब दुनिया बदल रही होती है तो हमारे पास उस बदलती हुई दुनिया की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम उससे घबराते हैं। जब हमारे पास वो चीज आ जाती है तो हमारी घबराहट खत्म हो जाती है। आज स्मार्ट मोबाइल पे आप हैबिचुअल हुए कि नहीं हुए? आज कंप्यूटर्स के साथ आप हैबिचुअल है कि नहीं है? आज किंडल पे किताब पढ़ना आसान है कि नहीं है? ये चीजें डराती थी, किताबें नहीं बिकेंगी, कौन पढ़ेगा? अरे भाई, किंडल पे पढ़ने के पैसे देने पड़ रहे हैं, क्या बात है? तो इंडस्ट्री में परिवर्तन आते रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है पढ़ना और जानना, वो पढ़ेगा और जानना चाहेगा। अब वो मोबाइल से जान रहा है या प्रिंट से जान रहा है, कहे जा रहा है, वो उसका मामला है। ठीक है, जैसे मानिए मैंने कल ही जो बातचीत हो रही थी, तो हमारी बातचीत हुई कि मैं भोपाल में हूँ और आज मैं झांसी बैठा हूँ। मुझे अपने शहर का अखबार मैंने आज मोबाइल पे पढ़ा, दैनिक भास्कर या स्वदेश या नव दुनिया, जो भी भोपाल से निकलते हैं, मैंने आज मोबाइल पे पढ़ा अपना ई पेपर अखबार का। मेरे घर तो आया हुआ है, फिर मैंने ई पेपर पढ़ा। वो डिजिटल है कि प्रिंट है, ये सवाल है। मैंने पढ़ा तो अखबार ही, मैंने स्क्रीन पे पढ़ा। एक नए माध्यम ने मुझे सुविधा दे दी कि मैं दुनिया के किसी इलाके में रहकर भी अपने शहर का अखबार पढ़ सकता हूं। अब आप उसे डिजिटल मानते, प्रिंट मानते, आपका विषय है, पर मैं तो इसको सुविधा मानता हूं। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो कन्वर्जेंस है, एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी को मजबूत करती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, उसने प्रिंट को मजबूत किया कि नुकसान किया? मजबूत किया। आपका ई पेपर दुनिया भर में पढ़ा जा रहा। एक जमाने में आपका अखबार आपके शहर में पढ़ा जाता था, गांव में भी देर में पहुंचता था, पहुंचाने की लागत हुआ करती थी, उस लागत कास्ट में आपकी हालत खराब हो जाती थी। दिल्ली बंबई के अखबार आपको 2 दिन बाद आपके शहर मिलते थे दूरस्थ स्थानों पर। आज आपने ये पेपर खोला, आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लो, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लो, जो चाहो अखबार पढ़ लो दुनिया का। तो वो चीज होता है, टेक्नोलॉजी कई बार हमारे जिंदगी में सहजता भी लाती है, पर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, सवाल ये। नेक्स्ट सर, मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा ये बताने की कृपा कीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो मर्यादा है वो कहाँ तक होनी चाहिए और उसकी लिमिटेशन कहाँ तक हो? देखिए, मर्यादाएं तो संविधान में बताई गई है। कोई भी अभिव्यक्ति एक्सट्रीम नहीं है, सबकी मर्यादा है। मर्यादाएं बताई गई कि ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, डू एंड डोंट्स बताए गए हैं, पर मानता कौन है? मर्यादा वहीं तक है भाई, आप अपना हाथ आगे करिए, मेरी नाक पे आना नहीं चाहिए। तो मर्यादाएं बताई गई है, संविधान में वर्णित है, एक एक चीज बताई गई है
ये अश्लील कंटेंट है, ये है, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते। लेकिन मर्यादाओं और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना हमारे समाज का स्वभाव है। हर चीज की लक्ष्मण रेखा बताई गई। पर ये कानून किसके लिए होते हैं? कानून इसके लिए जो कानून का आदर करता है, जो कानून को मानता है, जो जानता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिनको कानून तोड़ने का ही शौक है। हम कैसे लोग हैं? हम ऐसे लोग हैं जो डंडे से मानते हैं और वैसे नहीं मानते। जैसे वाली मैं स्कूटर से जा रहा हूं, हमारा कानून मानने का तरीका क्या है? हम कैसे कानून मानते हैं? मैं स्कूटर से जा रहा हूं, लाल बत्ती हो गई, मैंने गाड़ी बढ़ा ली, पुलिस वाले ने मुझे रोका, क्यों मिस्टर, दिख नहीं रहा क्या लाल बत्ती है? तो मैंने क्या बताया उसको? मैंने कहा साहब मैंने लाल बत्ती तो देखी, आपको नहीं देखा। हम ऐसे कानून मानते हैं, हम ऐसे कानून मानते हैं। जब हमें भय नहीं होता जिस चीजों का, करके निकल जाएंगे तो कर लेंगे, और जब लगेगा नहीं तो फंस जाएंगे तो नहीं करेंगे। तो जब आदमी फंस जाता है तो उसको लगता है कि भाई कानून की इज्जत करनी चाहिए। जब नहीं फंसता तो उसको लगता है इस कानून क्या कर लेगा मेरा, है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यही तो है। मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, चाइना गेट फिल्म में बोलता है ना पहले। तो स्वभाव हमारा ये है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो थोड़ा है उच्छृंखल, वो मर्यादाओं में नहीं रहना चाहता। कूल, ये कूल क्या है भाई? उसको कूल दिखना है, कूल होना। अरे भैया ठीक है, कूलनेस ठीक है अपनी जगह, पर वाणी संयम तो रखो। किसके लिए क्या कह रहे हो? माता पिता के लिए है, लोगों की आस्था के विषयों में, धार्मिक विषयों में, जातिगत मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए। जाति का नाम लेकर के आप किसी को अपमानित करेंगे, समुदाय को। आप चाह रहे हैं कि आप पर केस नहीं हो, फिर को साफ प्रताड़ना हो रही मेरी, लोकतंत्र का चौथा खंभा हिल रहा है। तो मूल बात यह है कि आप अपनी मर्यादाओं को अगर तोड़ेंगे तो जरूर उसका कष्ट भोगेंगे। और मुझे लगता है मर्यादाएं सिखाने की जरूरत है समाज को, और सबसे ज्यादा तो हमें को सीखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा कदाचार तो हम ही लोग फैला रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी माध्यमों से पढ़े लिखे लोग जो है किस प्रकार कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, किसी के बारे में कुछ ही बोल सकते हैं, भगवान राम पे बोल देते हैं, अंबेडकर साहब पे बोल देते हैं। मतलब आप ये तो देखो, जिन राष्ट्र नायकों ने देश के लिए किया, कोई सावरकर जी के बारे में बोले जा रहा है। जो लोग काला पानी की सजा पाए, आजादी की लड़ाई लड़े, उनकी क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल उठा रहे हो। आप 2 दिन जेल नहीं गए, आपने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, आपको क्या ऐसे महापुरुषों के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बोलने के? 47 से पहले की दुनिया आपने देखी है क्या? आपने क्या पढ़ा है सावरकर के बारे में? आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो ये भी चीजें हैं कि हम महापुरुषों का नाम लेते समय, जातिगत समुदायों का नाम लेते समय धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखें। ये सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये नागरिक शिष्टाचार हमें लोगों को सिखाने की आवश्यकता है, और इसकी मर्यादाएं तय हैं, उन मर्यादाओं का पालन करने की आवश्यकता है। निश्चित ही इस व्याख्यान से और इस संवाद कार्यक्रम से हमारे जो छात्र हैं पत्रकारिता विभाग के, वो आज लाभान्वित होंगे। और मेरी भी सर से प्रार्थना रहेगी कि सर के जो आशीर्वचन है इसी प्रकार से हम लोग लगातार मिलते रहे और सर के मार्गदर्शन मिलता रहे। सर, आज आप हमारे बीच में आए, हमारे बच्चों से आपने संवाद किया, उनको मीडिया जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, और एआई को लेकर के कई सारी जो चुनौतियां और जो प्रश्न हैं, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से छात्रों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान किया। मैं विभाग की तरफ से और बुंदेलखंड विद्यालय की तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर।